हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्लास में आज राज्य की नीति के निर्देशक तत्व एक टॉपिक से संबंधित 21 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए पॉलिटी का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो चल दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। यदि दोस्तों आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, और आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है क्या है, ठीक है, आप बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन 1 राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना या सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना या गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए जो इसका मुख्य उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक जो कि प्रजातंत्र को स्थापित करना, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए थोड़ा और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखने की प्रयास करते हैं। आइए देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं इसका उद्देश्य है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, ठीक है, जिसकी संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम तो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत के जो उद्देश्य है, तो आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है कि राज्य के एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना बिल्कुल सही है। और दोस्तों देख सकते हैं सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी बात सही कही है। और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये भी सही है। लेकिन एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ऐसा कहीं बात नहीं कही है दोस्तों, ये आपके लिए ऑप्शन गलत दिया हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और थोड़ा देखने के प्रयास करते हैं की पॉइंट के माध्यम से। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि भारतीय संविधान के भाग 4 की बात करें और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अनुच्छेद को और आर्टिकल्स जो भाग हैं आपको याद रखना है। दोस्तों देख सकते हैं कि भारत के संविधान के निर्माताओं का लक्ष्य है कि इन सिद्धांतों को माध्यम से आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था और इन सिद्धांतों को धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकार से भिन्न है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी की बात करें हम, तो देख सकते हैं कि एक राज्य के जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये क्या है, परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। जबकि मौलिक अधिकार की बात करें हम तो परिवर्तनीय है और इसको लेकर आप न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। जबकि आप इसके जो नीति निर्देशक खिलाफ जो है आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से बताया जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा इसे परिवर्तनीय किया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों आगे लिखा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं और कल्याणकारी राज्य के स्थापना के लिए किए गए निर्देश है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि भाग 3 में बात करें हम तो मौलिक अधिकार व्यक्तियों को और राज्य कृत्य के विरुद्ध दी गई एक सुरक्षा की गारंटी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और बाकी आपको जब मौलिक अधिकार मैंने टॉपिक कराया था तो वहाँ पर और हमने विस्तार रूप से बताया हूँ, तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार
पाया जाता है, ठीक है, कहाँ से, ठीक है। तो देख सकते हैं संविधान की प्रस्तावना में है, या मौलिक अधिकारों में है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम, तो भारत के कल्याणकारी राज्य के होने की जो विचार है, देख सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ए और सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि समाजवादी है, गांधीवादी है, उदार बौद्धिकतावादी है, या उपरोक्त में से सभी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें हम, तो एक सहज अध्ययन के लिए देख सकते हैं कि समाजवादी हो गया, गांधीवादी हो गया और उदार बौद्धिकतावादी, ये सभी में इसे विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से बातें कही जा रही है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया, ठीक है। और इससे आयरलैंड, कहाँ से, आयरलैंड के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत कहाँ से, तो आयरलैंड के देश से लिया गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अध्ययन के लिए समाजवादी हो गया, बौद्धिकतावादी हो गया, गांधीवादी हो गया और मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में से विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों और बातें कहेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति की बात करें सकारात्मक है और एक गैर वाद योग है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है, तो जस्ट अभी हमने देखा, ठीक है। तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, अमेरिका है और आयरलैंड है। तो अभी जस्ट हमने देखने के प्रयास किया कि इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वो 7 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है समता का अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, या स्वतंत्रता का अधिकार है, या कल्याण की अवधारणा है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर बात करें हम तो धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर की पॉइंट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तहत अगर प्रावधानिकता की बात करें हम तो राज्य की नीति का और विशिष्टता एक प्रकार संचालन करेगा और सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों और नियंत्रण इस प्रकार से बटा हो, ठीक है, जिससे सामूहिक हितों का स्वतंत्र रूप से साधन हो सके, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा। दोस्तों देख सकते हैं कि 39 के अगर ख की बात करें तो यहाँ बातें कही जा रही है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो, ठीक है, यानी कि सभी के लिए होता, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि 39 के ग में लिखा गया कि इस प्रकार धन का केंद्रीकरण भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है ध्यान में इन सारे बातों को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है कि समान कार्य के समान वेतन भारत के संविधान में सूचित किया गया, ठीक है। एक क्या है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, या मौलिक कर्तव्य है, या फिर आर्थिक अधिकार है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम देख सकते हैं कि समान कार्य के समान वेतन भारत के संविधान में सूचित क्या करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि समान कार्य के समान वेतन भारत के संविधान में सूचित किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं 39 के अगर घ की बात यह प्रावधान करता है कि पुरुष और महिला, ठीक है, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य समान वेतन होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों ज्ञातव्य है कि संविधान की आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 39 के घ के अनुसार बातें कही जा रही है कि संसद ने वर्ष 1976 में समान प्रश्रमिक अधिनियम को पारित किया था, ठीक है। तो इस सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 क्वेश्चंस आपके सामने मैं लाया हूँ, लेकिन यहाँ पर 21 नहीं बल्कि आप देख सकते हैं कि 50+ आपको यहाँ पर क्वेश्चंस जो देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं उल्लेखनीय है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 की बातें हो रही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह
अभी निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद घ की आलोक में अनुच्छेद 16 और 14 को पढ़ने से समान कार्य के समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 39 घ के साथ किसको पढ़ने के पर 14 और 16 को अगर मिला के पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है, समान कार्य के समान वेतन का सिद्धांत यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी या धर्म पालन के स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि समान देखते हैं मौलिक अधिकार नहीं है, तो समान काम के समान वेतन का जो यहाँ बातें कही जा रही है तो ये हमारा एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि उत्पीड़न के खिलाफ हो गया, कानून के समक्ष बराबरी हो गया, धर्म पालन के स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार है, जबकि समान काम के समान वेतन एक हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, बल्कि क्या है, तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि समान कार्य के समान वेतन का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकार में ना होकर ये राज्य के नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत में आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 39 के घ में किया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में अच्छी तरीक़े से याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन है मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है और चुनाव आयोग अधिनियम है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें हैं कि भारत में देखा जाए तो राज्य के नीति सिद्धांत के अंतर्गत जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नीति सिद्धांत की बात को जो 36 से 51 में है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की अनुच्छेद 40 के लिए ग्राम यहाँ पर बातें कही गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 36 से 51 में हमारा राज्य के जो सिद्धांत है और इसी में जो है 40 में किसकी बातें कही गई है, तो पंचायती राज के बारे में। दोस्तों देख सकते हैं किसके अनुसार देख सकते हैं कि राज हो गया ग्राम के लिए कदम उठाएगा और उनकी ऐसी व्यवस्था की गई। ठीक है दोस्तों, संविधान के बारे में आप और यहाँ देखने के प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि संविधान पंचायतों के गठन के प्रावधान, पंचायतों का संगठन के शक्तियों और प्राधिकरण प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्तता शासन की इकाइयों के रूप में काम करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। तो जस्ट अभी ऊपर पढ़े हम लोग सब, तो अनुच्छेद 33 से, अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 40 से, अनुच्छेद 50 है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें हो रही, ठीक है, पंचायत की बातें हो रही, तो आप यहाँ पर अनुच्छेद 40 को लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि पंचायतों के संगठन की बात करें अनुच्छेद 40 से बात कही गई है, और जबकि समान आचार संहिता की बात करें हम, जो कि आप देख सकते हैं 44 से बातें कही गई। ठीक है, और कृषि एवं पशुपालन के संगठन की बातें करें तो अनुच्छेद 48 से बातें कही गई है, और न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बातें करें हम तो अनुच्छेद 40 से बातें कही गई है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति के विकास की बात करें तो अनुच्छेद 51 बातें कही गई हैं, और जबकि अनुच्छेद 41 के बाद ग्राम पंचायतों के गठन के दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये सारे आर्टिकल्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सारे आर्टिकल्स को आप याद कर जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको 21 क्वेश्चन नहीं बल्कि आपको आप देख सकते हैं कि 50+ यहाँ पर क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे विथ डिस्कशन के साथ। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। ठीक है, यानी देख सकते हैं ऑप्शन ए का अनुच्छेद 1 में बोला गया है, अनुच्छेद 39 की 1 है समान न्याय एवं निःशुल्क विधि की सहायता, और अनुच्छेद ऑप्शन बी बातें कही गई यानी कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों गठन, और ऑप्शन सी में देख सकते हैं कि अनुच्छेद 44 की बातें कही गई है समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद 48 की बातें कही गई न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें करी जा रही है जो कि हमारा सम्मिलित नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि 48 में ये नहीं, जबकि न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक की बात करें हम तो कितना में आर्टिकल 50 में बातें कही गई है। बाकी आपकी जो अनुच्छेद 40 हो गया, जो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 44 हो गया, समान नागरिक संहिता, ये सारे लिखे गए सही है, जबकि आपको 48 यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो देखिए और की पॉइंट के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि समान न्याय और निःशुल्क विधि की बातें करें हम तो अनुच्छेद 39(1) में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और दोस्तों देख सकते हैं कि कृषि और पशुपालन की बात करें हम तो 48 में बातें कही गई। ठीक है, और ग्राम पंचायतों के संगठन की बातें करें अनुच्छेद 40 में है, और स्त्री और पुरुषों दोनों का समान कार्य के समान वेतन जो कि 39 के घ में बातें कही गई हैं। दोस्तों न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक की बातें कही है तो 50 में। दोस्तों इस सारे आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपको किसी तरह से इसको घोर के पी जाना। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि अनुच्छेद 43 में है, अनुच्छेद 47 में है, अनुच्छेद 45 में है या फिर अनुच्छेद 50 में, तो आप इसका बातें कहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मनरेगा कार्यक्रम की बातें कही गई जा रही। ठीक है, तो किस आर्टिकल्स में बातें कही गई है तो आप यह देखने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, मनरेगा कार्यक्रम की बातें कही गई आर्टिकल 43 में बातें कही गई मनरेगा से संबंधित। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, भारतीय संविधान के तहत भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि 41 के तहत उपबंधित है कि राज्य सभी आर्थिक और समर्थ और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त करने का उपबंध करेगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर और बातें कही जा रही देख सकते हैं कि साथ ही इसी भाग के अनुच्छेद अगर बात करें हम 43 में कहा गया है कि राज्य के उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन के द्वारा किसी अन्य रीति या किसी उद्योग हो गया, कृषि या अन्य प्रकार के सभी कामकारों को काम और निर्वाह मजदूरी, ठीक है, अवशिष्ट जीवन और अवकाश का पूर्ण उपभोग सूचित करने की दिशा में प्रयास करेगा। ठीक है, इस बातों को आपको देख सकते हैं। दोस्तों मनरेगा के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा 43 में मनरेगा संबंधित बातें यहाँ पर बताई गई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी को सूचित की गई। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आर्टिकल्स 38 है, आर्टिकल्स 45 है, आर्टिकल्स 39 के 1 है और आर्टिकल 43 के 1 है, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें हो रही, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 43 कर 1 की बात करें हम तो देखिए दोस्तों यहाँ एक कैपिटल कहने के मतलब इसको बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो किस अनुच्छेद तो 43(a) के तहत माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन की भागीदारी को सुनिश्चित की गई। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दोस्तों आप देख सकते हैं डिस्कशन के माध्यम से कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 4 के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो है आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 43 के 1 के क आने की स्थापित करके यह प्रावधान हित किया गया है कि राज्य किसी उद्योगों में लगे हुए उपक्रमों स्थापना तथा अन्य संगठनों के प्रबंध में कामगारों को भाग लेना सूचित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि राज्य के नीति सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति, देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ दोस्तों यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बातें कही जा रही। ठीक है, तो आप आर्टिकल्स 51 में है या फिर आर्टिकल्स 48 के 1 में है, आर्टिकल्स 43 के 1 क में है या फिर अनुच्छेद 41 में, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें करें हम तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो बातें कही जा रही है, जो आर्टिकल्स आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 51 में इस बात को बताया गया। ठीक है, तो चलिए और इसके की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बातें करें। ठीक है, तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, जबकि 41 की बातें करें हम तो काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है और 43 की क की बात करें हम
तो उद्योगों के प्रबंध में कामगारों के भाग लेने का अधिकार है। और जबकि 48 के क में बात करें हम तो पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। दोस्तों ये आपके लिए आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इससे बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसे याद कर जाइएगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल काम करेगा, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा देखने के प्रयास करते हैं आर्टिकल्स जो अनुच्छेद 51 की और क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में और देखते हैं, ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की समृद्धि का है और देख सकते हैं कि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के संबंध में, ठीक है, और संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि से है और संधि जो कि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। इसकी सारे बातें आपको जो कि अनुच्छेद 51 यानी कि आर्टिकल्स 51 में इस बात को कहा गया, ठीक है। तो इसे आप याद रखने के प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर देख सकते 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया, ठीक है, यहाँ नहीं जोड़ने की बातें कही गई आ रही हैं, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन है कि शोषण से बच्चों की एवं अल्प व्ययों की सुरक्षा और समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता या समान आचार संहिता या उद्योगों के प्रबंधन श्रमिकों की भागीदारी, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ बातें कही जा रही है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है, तो आप देख सकते हैं कि समान आचार संहिता को नहीं जोड़ा गया है। बाकी आपके शोषण से बच्चों एवं अपव्ययों की सुरक्षा जोड़ा गया है और समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह को भी जोड़ा गया है और उद्योगों के प्रबंधन श्रमिकों की भागीदारी को भी जोड़ा गया, ठीक है। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ और की पॉइंट के माध्यम बताया गया समान आचार संहिता को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल नहीं किया है और यह मूल संविधान के तहत आप देख सकते हैं कि 44 में बताया गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ और बातें बताई जा रही है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रावधानों में से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य का विकास अवसर और सुविधाएं तथा शोषण से बच्चों के अल्पवयों के व्यक्ति की सुरक्षा, इन सारे बातों को आपको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। दोस्तों और देख सकते हैं, ठीक है, 39 की अगर च की बात करें समान न्याय और निःशुल्क जो कानूनी सहायता की बातें करें हम, तो ये भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। और 39 की क की बात करें हम तो उद्योगों के प्रबंधन श्रमिकों की भागीदारी है और 43 के क की बात करें तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन तथा वन जीवों की रक्षा जो कि 48 के 1 में बातें बताई गई, ठीक है। तो इन सारे आपको आर्टिकल्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 70 आप क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है, 70 क्वेश्चन दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि मद्य निषेध है, गौ संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण है या 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ बातें करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा है, नहीं है, तो देख सकते हैं कि मद्य निषेध है, गौ संरक्षण भी है, पर्यावरण संरक्षण भी है, जबकि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है, ठीक है। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, कि संविधान में अगर मद्य निषेध की बात करें हम तो जो कि आर्टिकल्स कितना में तो 47 में बातें कही गई है, जबकि गौ संरक्षण की बात करें हम देख सकते हैं कि 48 में है और पर्यावरण संरक्षण की बात करें हम तो 48 के 1 के तहत इससे बताया गया है। जबकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व में था, लेकिन आप देख सकते हैं कि 46वें संविधान संशोधन 2002 के बाद इससे अनुच्छेद आप देख सकते हैं कि 21 के क के तहत इससे मूल अधिकार में इसे बना दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए और इसमें देखने के प्रयास करते हैं। देख सकते हैं कि अब जो है देख सकते हैं कि 45 के तहत आप देखें तो शैशव पूर्ण देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के जो बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया, यानी कि ये आंगनबाड़ी की बातें कही जा रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की जो भी देखभाल किए जाते हैं वो आंगनबाड़ी के तहत ही किए जाते हैं, ठीक है। तो वही आर्टिकल्स 45 में इस बात को कहा गया है। तो दोस्तों इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बताई जा रही है जो इस पर सम्मिलित है। जो देख सकते हैं कि मादक पेय
के उपभोग का निषेध करना, ठीक है, और गाय और बछड़ों के वध का निषेध करना, ठीक है, और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन है, और मादक पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के और औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग पर प्रतिषेध है, ठीक है। तो इन सारे बातों को आपके आर्टिकल्स जो बताया गया है, ठीक है, नीति निषेध तत्वों में, तो इन सारे को आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 18 नंबर के क्वेश्चंस हैं, जो बातें यहाँ पर कही जा रही है आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान की किसमें पर्यावरण संरक्षण और आप देख सकते हैं कि वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है केवल राज्य के नीति निषेध तत्वों में, या केवल मूल कर्तव्यों में, या फिर ए और बी दोनों में, या उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो आप ये आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम, तो आर्टिकल्स आप देख सकते हैं, ठीक है, बातें हो रही, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ए और बी दोनों यहाँ सही होगा, ठीक है, यानी कि नीति निषेध तत्वों में भी बातें कही गई है और यहाँ पर मूल कर्तव्य दोनों में इस बात को बताया गया है कि भारत के संविधान में जो कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर? तो नीति निषेध तत्व में और मूल कर्तव्य में, ठीक है, इन दोनों में देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर की पॉइंट के माध्यम से देख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्वों में जोड़े गए अनुच्छेद देख सकते हैं कि 48 के जो ए हो गया के अनुसार में देख सकते हैं राज्य हो गया देश के पर्यावरण और संरक्षण एवं संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के प्रयास यहाँ पर करेगा, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों और यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि साथ ही संविधान में मूल कर्तव्यों के तहत 51 की एक में बातें कही गई है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की तथा जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, जैसे तक वन हो गया, झील हो गया, नदी, वन जीव की रक्षा और उसके संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति उसे दया भाव रखे, ठीक है। कोई भी प्राणी हो तो सभी के प्रति उसको दया भाव रखे, इन सारे बातों को बताया गया, ठीक है, आर्टिकल्स 51 के ए में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया, ठीक है। देख सकते हैं ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का गठन, मुफ्त कानूनी सलाह, गो निषेध और समान नागरिक संहिता। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम, तो आप देख सकते हैं मुफ्त कानूनी सलाह की बात करें जो 39 की एक में बातें कही गई है, इससे जो है आप देख सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान के बाद में इससे जोड़ा गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बातें बताई जा रही है, ठीक है, आप देखेंगे, ठीक है, कि मुफ्त कानूनी सलाह जो राज्य के नीति सिद्धांत के संविधान बाद में जोड़ा गया है और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के नीति निषेध जो 39 के क में जो है गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रावधान यहाँ पर किया गया, ठीक है। दोस्तों इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भारत में विधिक सेवा प्रदान करने के प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन एक है कि 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, या फिर 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, या फिर 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी सदस्यों को, या सभी वरिष्ठ नागरिकों को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम, ठीक है, तो जो हमारे देश में भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले जो प्राधिकरण हैं वो देख सकते हैं कि जिन्हें आप नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की जाती है, तो उसमें किनको मिलता है, तो देख सकते हैं जिन्हें 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, यानी कि इसको ए और बी यानी कि 1 और 2 दोनों आपके सही यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्वों की बात करें तो 39 के 1 के अनुसार भारत विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा देख सकते हैं कि 12 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं किसको मिलेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ नीचे दिए गए पॉइंट। दोस्तों देख सकते हैं कि महिला और बच्चे को, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य को और बड़े पैमाने पर प्राकृतिक औद्योगिक आपदा जैसे जाति हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप से पीड़ित लोगों को यहाँ देखेंगे और औद्योगिक कामगार को और मानसिक रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को, हिरासत में व्यक्ति को, या वे व्यक्ति जिनकी आर्थिक आय केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित आय सीमा से कम है उसको मिलेगा, ठीक है।
और दोस्तों देख सकते हैं कि मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है, तो इन सारे व्यक्ति को जो है आर्टिकल 39(1) के तहत जो विधिक जो फ्री जो कि मुफ्त में जो कानूनी सहायता यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दूसरे नंबर देख सकते हैं, आखिरी क्वेश्चन है 21 है, ठीक है, कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, एक किसने बात को कहा था, ठीक है। दोस्तों आप बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर ने, K.A. मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या K.T. शाह ने। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें कही जा रही, ठीक है, तो आप बताने के प्रयास करेंगे K.T. शाह के द्वारा जो है ये बात को कहा गया था कि बैंक की सुविधा के अनुसार इसे अदा किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि राज्य के नीति सिद्धांतों एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। इस बात को किसने कहा था, तो K.T. शाह के द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं K.T. शाह ने कहा था कि राज्य के नीति सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार इसे अदा किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 21 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर आप जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने बेल आइकन को घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को आप बार बार देखें, रिविजन करने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।